तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली की एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि पूरी हिस्ट्री खड़ी है। ये है लाल किला, एक ऐसा फोर्ट जिसने मुगल एम्पायर का गोल्डन एरा भी देखा, ब्रिटिश रूल भी और इंडिपेंडेंट इंडिया का राइज भी। कभी यहाँ एम्परर्स रहते थे, रॉयल मीटिंग्स होती थी और पूरे हिंदुस्तान के डिसीजंस यहीं लिए जाते थे। और आज भी हर 15 अगस्त को यहीं से तिरंगा लहराया जाता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे रेड फोर्ट के रॉयल पैलेसेस, हिडन सेक्शंस, म्यूजियम्स, मुगल आर्किटेक्चर और उन स्टोरीज को भी जो इस जगह को इतना लेजेंडरी बनाती है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपको सिनेमैटिक ट्रैवल और हिस्ट्री वीडियोस पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए दिन में। मेरा नाम अंशुल है और आज मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ दिल्ली की शान और इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सिंपल, रेड फोर्ट यानी लाल किला। अगर लोकेशन की बात करें तो रेड फोर्ट लोकेटेड है नेताजी सुभाष मार्ग, ओल्ड दिल्ली, चांदनी चौक में। और यहाँ आने के लिए ईजीएस्ट रूट है मेट्रो का, जो कि वॉलेट लाइन पर है, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ का लाल किला ही है। और यहाँ पर अगर आप अपने व्हीकल से आते हो तो पेड पार्किंग भी अवेलेबल है, और जामा मस्जिद का मेट्रो स्टेशन भी नियर बाई पड़ेगा यहाँ आने के लिए। अगर टाइमिंग की बात करें तो लाल किला ओपन होता है सुबह 9 बजे और क्लोज़ होता है शाम को 5 बजे। और अगर टिकट की बात करें तो ऑनलाइन टिकट ऑफलाइन टिकट से थोड़ी सस्ती पड़ती है, और 15 साल से छोटे बच्चों के लिए यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है। और मेरा सजेशन है कि आप टिकट ऑनलाइन ही ले लें, जिससे आप जो भी वीकेंड या जो भी लॉन्ग क्यूज़ होती है या जो लंबी लाइनें होती है उसको अवॉइड कर सके। और ये जगह आप देख रहे हो, जो खाली जगह है, पहले यहाँ पर पानी होता था लेकिन अभी खाली है और घास उगी हुई है। और ये मेन एंट्रेंस है रेड फोर्ट की। और ये जो गेट आप सामने देख रहे हो इसको लाहौरी गेट कहते हैं, क्योंकि ये लाहौर की तरफ फेस है। और यहाँ पे ये दोनों तरफ तोप भी रखी हुई है। अब ये नहीं पता ये मुगल पीरियड या ब्रिटिश रूल की है। तो फोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं। ये लाहौरी गेट से अंदर आ रहे हैं हम। ये डॉगीज देखो। और यहाँ पे ये पूरा एंट्रेंस पर ही रेड फोर्ट का पूरा मैप या जो लेआउट है वो है, ये चेक कर सकते हो आप। और एंट्री के बाद जो दूसरा बड़ा गेट आता है वो ये वाला है, और रेड फोर्ट का जो एरिया होता है वो इसके अंदर ही शुरू होता है। और ऊपर हमारा तिरंगा भी है। तो एंट्री के बाद जब आप लाहौरी गेट को क्रॉस करोगे और इस वाले कंपाउंड के अंदर आ जाओगे, आपको देखने को मिलेगी एक मार्केट, जिसे छट्टा चौक या मीना बाज़ार भी कह सकते हैं। तो ये जो छत्ता चौक है ये बेसिकली एक कवर्ड मार्केट है, जो बेसिकली रॉयल फैमिलीज़ के लिए बनवाई गई थी, तो जहाँ पर आके शॉपिंग करते थे। और ये आज भी फंक्शनल है, देख सकते हो। और यहाँ पर ट्रेडिशनल आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट्स और सोवेनिर्स वगैरह मिलते हैं। और ये जो मार्केट थी इसको छत्ता चौक कहते हैं।
और इसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है यहाँ पे। ये हिंदी में भी लिखी है और इंग्लिश में भी लिखी हुई है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो लाल किला बनवाया था एम्परर शाहजहाँ ने, वही सेम एम्परर जिन्होंने ताजमहल भी बनवाया था, और 1648 के आसपास इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। और जब शाहजहाँ ने आगरा से दिल्ली कैपिटल अपनी शिफ्ट करी थी तो ये फोर्ट मुग़ल एम्पायर की पावर का एक सिंबल बन गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप बाहर से इस फोर्ट को देखोगे तो जो इसकी वॉल्स है वो पूरी रेड सैंडस्टोन से बनी है, इसी के कारण इसका नाम रेड फोर्ट पड़ा है। लेकिन अंदर जब आओगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी मार्बल वर्क, फाउंटेन्स और वाटर कैनल्स वगैरह देखने को मिलेंगे और रॉयल चैम्बर्स भी देखने को मिलते हैं अंदर। और फोर्ट के अंदर ऐसे मार्किंग्स की गई है कि कौन सा एरिया किस तरफ है। और ये सामने की तरफ जो दिख रही है नौबत खाना और दीवाने आम इस तरफ है, और इस तरफ है म्यूज़ियम और सलीमगढ़। तो जो ये वाले स्ट्रक्चर है इसको नौबत खाना कहते हैं, और जो इसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है। एक बार अंदर से देखते हैं इसको। तो ये है नौबत खाना, अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है। ये काफ़ी पुरानी कार्विंग्स लग रही है और काफ़ी पुराना दिख रहा है देखने में। ये शायद ऊपर जाने के लिए गेट्स होंगे लेकिन अभी लॉक्ड है। और ये सामने जो है ये दीवाने आम है, यहाँ से अभी रास्ता बंद कर रखा है तो साइड से जाना पड़ेगा। और जैसे कि पहले यहाँ पे ये पूरा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और बाहर की तरफ से वाइट था। तो ये था नौबत खाना। तो ये जो पीछे जो मेरे नौबत खाना है ये बेसिकली एक ड्रम हाउस था जहाँ पर म्यूजिशियंस बैठते थे। जब जो एम्परर होते थे जो भी आते थे वो यहाँ पे ड्रम्स बजाते थे जब भी एम्परर यहाँ से गुजरते थे। तो मतलब बेसिकली ये एक अनाउंसमेंट जोन था एम्परर्स के लिए कि एम्परर आ रहा है, तो जो नगाड़े वगाड़े बजते थे वो यहीं बजते थे। और सामने ये दीवाने आम है, ये यहाँ से सीधा रास्ता बंद कर रखा है तो इस तरफ से यूँ घूम के जाना पड़ेगा। तो पूरे रेड फोर्ट के अंदर ऐसे मार्किंग्स की है कि कौन सी जगह किस डायरेक्शन में है। इस तरफ कैफेटेरिया है और म्यूज़ियम्स भी इसी तरफ है। तो पहले एक बार ये दीवाने आम की तरफ चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं दीवाने आम। ये भी पूरे रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और ये इस तरफ डिटेल्स लिखी है इसके बारे में। और नाम से ही क्लियर है कि ये दीवाने आम मतलब हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस था। तो ये जो मेरे पीछे दीवाने आम है इसको हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पर जो एम्परर थे वो आम लोगों की प्रॉब्लम सुना करते थे। तो एक बार दीवाने आम के अंदर चलते हैं और अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है। और ये भी पूरा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और ये आर्किस देखो, आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है यहाँ का। तो इधर ही बैठकर जो एम्परर होते थे वो लोगों की प्रॉब्लम सुना करते थे। ये दीवाने आम का एरिया पूरा। और इस तरफ है हयात बख्श गार्डन्स एंड पवेलियंस, और दीवाने खास और रंग महल इस तरफ है। तो पहले दीवाने खास और रंग महल देखने चलते हैं। तो ये वाला एरिया है, इसको रंग महल कहते थे और ये इसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है। और ये रूम्स हैं यहाँ पे, ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और पहले यहाँ पे शीशे लगे रहते थे छत पे भी और ये दीवारों पर भी, लेकिन अभी तो निकले हुए हैं। तो उस टाइम पे सोचो कितना सुंदर लगता होगा ये देखने में। और इसके अंदर एक वाटर स्ट्रीम भी होती थी, मतलब फाउंटेन था। और ये जो वाटर कैनल्स बने हुए हैं इसको नहरे बिष्ट कहते थे, अर्थात स्वर्ग से बहती जलधारा। ये किले के एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये नहर बगीचों और महलों से निर्बाध जलपूर्ति कर इन्हें वातानुकूलित प्रदान करती थी। मतलब ये ठंडी हवाओं और बस एयर कंडीशन की तरह काम करती थी ये नहरें। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पानी है ही नहीं, सूखी पड़ी है। पानी होता तो अच्छा लगता, और ये फाउंटेन्स भी चल रहे होते तो काफ़ी बढ़िया लगता देखने में।
अभी हम आ गए हैं रेड फोर्ट के सबसे रॉयल और सबसे आइकॉनिक सेक्शंस में से एक, दीवाने खास में। तो ये जो दीवाने खास था ये बेसिकली एक रॉयल चैम्बर हुआ करता था, जहाँ एम्परर जो भी फॉरेन एम्बेसडर्स या जो राजदूत होते थे उनसे मीटिंग्स करते थे इसके अंदर ही। और इसका आर्किटेक्चर काफ़ी सुंदर है। और जैसे कि वहाँ में रंग महल में मैंने दिखाया था, वहाँ पर भी जो ऊपर ऐसे ये जो शीशे पहले लगे रहते थे लेकिन अभी नहीं है, और ये काफ़ी रॉयल फील देता है और काफ़ी सुंदर है इसका आर्किटेक्चर। ये जो दीवाने खास है इसको बनवाया था शाहजहाँ ने 17वीं सेंचुरी में। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर वाइट मार्बल का यूज़ ज़्यादा हुआ है और रेड सैंडस्टोन का कम, क्योंकि इस एरिया को एलिगेंस और लग्जरी दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। और पुराने टाइम पे यहाँ पर पूरी गोल्ड की डेकोरेशन होती थी और जो सीलिंग होती थी वो सिल्वर की होती थी। और जो मुग़ल एम्पायर का जो एक लेजेंडरी थ्रोन था, पिकॉक थ्रोन, वो भी यहीं पर ही होता था। और जो यहाँ की डिटेलिंग्स है वो तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। और जो यहाँ के जो जितने भी पिलर्स हैं यहाँ पर फ्लोरल कार्विंग्स की गई हैं। और यहाँ पर आपको इटालियन पियत्र दूरा का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, जिसमें जो स्टेम पे जो स्टोन्स एम्बेडेड किए गए थे मार्बल के अंदर। और अभी तो इसके ऊपर जाना रेस्ट्रिक्टेड है, तो इसके ऊपर नहीं जा सकते। बाकी देखने में काफ़ी सुंदर है ये। और एक ये नीचे रास्ता जा रहा है, अभी तो गेट्स बंद है और शायद यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो जो दीवाने खास था वो इस तरफ रह गया और इस तरफ है मुमताज़ महल। तो एक बार मुमताज़ महल की तरफ चलते हैं। तो जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये है मुमताज़ महल, और ये इसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है। और ये है मुमताज़ महल, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जो आप मेरे पीछे मुमताज़ महल देख रहे हो, इसका नाम शाहजहाँ की जो फेवरेट बेगम थी मुमताज़ महल, उनके नाम पर रखा गया था। और इसको ये शाही हरम का भी हिस्सा था और इसको छोटा रंग महल भी कहा जाता था। और इसके अंदर 6 कमरे हैं। और जो इसका जो डिज़ाइन है और जो आर्किटेक्चर है वो एक्चुअली संगमरमर या वाइट मार्बल से बनाया गया था, जो कि अब थोड़ा चेंज हो गया है। ऐसा लग रहा है कि इसको अभी पेंट करा गया है। और जो बेसिकली 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसमें ये एक ब्रिटिश प्रिजन हुआ करता था, जिसके कारण इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। और जो इसका जो पहले डिज़ाइन हुआ करता था उससे काफ़ी चेंज हो गए हैं। और अभी तो हाल फिलहाल में इसको शायद पेंट करा हुआ है, लेकिन पहले इसमें भी वही जैसे रंग महल था उसकी तरह यहाँ पर भी काफ़ी डिज़ाइन थे, शीशे लगे हुए थे, लेकिन अब काफ़ी चेंज हो गया है ये। और जो ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो ये एक्चुअली एक मॉस्क है जिसको मोती मस्जिद कहते हैं, और ये इसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है। तो ये जो मोती मस्जिद है ये एक्चुअली औरंगज़ेब ने अपने प्राइवेट यूज़ के लिए बनवाया था, और ये पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। और ये अगर पब्लिक के लिए शायद ओपन नहीं था ये उस टाइम पे भी, और शायद अभी भी बंद ही है, लॉक लगा हुआ है। और ये गेट देखो, गेट पे काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस बने हुए हैं। और इस तरफ चलते हैं, इस तरफ क्या है, तो ये पीछे मेरे रह गया मोती मस्जिद। और ये जो एरिया ये है हयात बख्श गार्डन पवेलियंस, ये इसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई हैं। इधर हिंदी में थी, इधर इंग्लिश में। और ये भी चारबाग स्टाइल में बनाया गया था। और इसके जो नॉर्थ और साउथ एंड में ऐसे 2 पवेलियंस बने हुए हैं, यानी मंडप। तो एक बार देखते हैं। और यहाँ पर एक ये जो एक ज़फ़र महल है ये भी है। ये एक एक्चुअली एक टैंक हुआ करता था उस टाइम पे, जिसको बहादुर शाह ज़फ़र के नाम पर बनाया गया था, रखा गया था इसका नाम। तो ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये ज़फ़र महल है, और ये इसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है। और अभी यहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है पूरा। और जैसे कि इसको भी रेड सैंडस्टोन में बनाया गया था, तो ये बेसिकली ये पूरा टैंक हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कैनाल्स हैं ये इनको पानी के देने का काम करता था। और ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसके अंदर 2 फ्लोर में बना हुआ था ये। और अभी तो नीचे वाली जो फ्लोर है वो पूरा टूटा हुआ है, और अभी भी अंदर भी शायद मेंटेनेंस का ही काम चल रहा है इसमें। तो ये जो हयात बख्श गार्डन है ये इसी के आप देख सकते हो, ये चारबाग स्टाइल में बनाया गया था, मतलब चारों पार्ट्स में इसके क्लियर डिवाइडेड गार्डन्स है। और ऐसे वाटर कैनल्स भी हैं और फाउंटेन्स भी हैं। पता नहीं ऑपरेशनल क्यों नहीं है, करने चाहिए इनको। कहीं पे भी नहीं दिखे मेरे को ऑपरेशनल जो भी कैनल्स और
फाउंटेन्स है। और ये जो हयात बख्श गार्डन है, इसमें ऐसे दो पवेलियंस हैं, नॉर्थ एंड और साउथ एंड पे। एक इस तरफ है और एक वहाँ आगे की तरफ था। और ये इसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई हैं, जैसे कि देख सकते हो ये रेड सैंडस्टोन का प्लेटफॉर्म है और जो पूरा स्ट्रक्चर है वो वाइट मार्बल का है। तो ये बेसिकली मंडप हुआ करते थे या पवेलियन, जो गार्डन के अंदर बनाए गए थे। और देखने में ये अंदर से ऐसे है, पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है अंदर। तो अभी मैं रेड फोर्ट के जिस सेक्शन में खड़ा हूँ इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। जब भी आप रेड फोर्ट का नाम सुनते हो तो आप इसको मुग़ल आर्किटेक्चर और शाहजहाँ से एसोसिएट करते हो, लेकिन जो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम था, उस टाइम पीरियड में भी इस जो रेड फोर्ट को काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया गया था। और ये जो स्ट्रक्चर आप मेरे पीछे देख रहे हो ये मुग़ल पीरियड के नहीं है, बल्कि ये ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम के हैं। जो उनकी बैरक्स और कॉलोनियल बिल्डिंग्स हुआ करती थी उस टाइम की, वो हैं। तो जब 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया था, तो रेड फोर्ट का काफ़ी हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और अंग्रेज़ों ने लाल किले का इस्तेमाल मिलिट्री यूज़ के लिए किया था, और जिसके कारण यहाँ पर गार्डन्स और जो फाउंटेन्स थे और जो काफ़ी रॉयल बिल्डिंग्स थी उनको तोड़ भी दिया गया था, और उनकी जगह ये जो मिलिट्री बैरक्स है वो बनवाए गए थे। और आज के टाइम में इन ब्रिटिश एरा बिल्डिंग्स को म्यूज़ियम्स और गैलरीज में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इस तरफ ये एक कैफेटेरिया है, अगर आप यहाँ हो तो ये भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये ब्रिटिश एरा की बिल्डिंग्स हैं, जो कि उस टाइम पे कॉलोनियल बिल्डिंग्स थी और बैरक्स की तरह यूज़ हुआ करती थी ब्रिटिश एरा के टाइम पे। तो ये वाला म्यूज़ियम है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी से रिलेटेड है। एक बार अंदर चलते हैं इसके। तो अब एक बार म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। तो ये वाला म्यूज़ियम है, ये सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है और नेशनल आर्मी से भी। और इसकी स्थापना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी थी। तो ये वाला जो म्यूज़ियम है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जो आज़ाद हिंद सेना थी उनको डेडिकेटेड है, और यहाँ पे उनसे रिलेटेड चीज़ें रखी हुई हैं। ये नेताजी की तलवार थी, ये जो भी वो सोल्जर होते थे उनके आईडी कार्ड्स हैं। ये बैजेस और मेडल्स हैं नेताजी के। और ये मणिपुर में जो जापानीज़ करेंसी यूज़ होती थी वो रखी हुई है यहाँ पर उस टाइम की। 100 रुपये और 10 रुपये का नोट है। और ये शोल्डर इंसिनियाज है मेजर और कैप्टन के, जो आज़ाद हिंद सेना के जो होते थे उनके रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये कुछ ऐसा दिखता है। और ये नेताजी का फेवरेट कोट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये म्यूज़ियम से रिलेटेड कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। ये नेताजी की एक पोर्ट्रेट है यहाँ पे। और एक बार इस तरफ चल के देखते हैं क्या है। तो ये गैलरी नंबर 2 है, एक बार अंदर चल के देखते हैं। और ये नेताजी के पेरेंट्स की फ़ोटो है, और ये बॉस फैमिली की भी एक फ़ोटो है। तो इस वाले सेक्शन में नेताजी की पूरी लाइफ जर्नी डिपिक्ट की गई है, जगह जगह पर उनके बारे में डिटेल्स हैं हर जगह।
और यहाँ पर एक नेताजी का स्टैचू भी है। तो बस इस पूरे सेक्शन में उनकी लाइफ से रिलेटेड डिटेल्स हैं और डिपिक्शंस की गई हैं, और जगह पे काफ़ी डिटेल्स है। ये अरेस्ट एंड एग्जाइल वाला सेक्शन है पूरा, और ये उनका जो देहांत हुआ था वो कैसे हुआ था उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स है। और ये एक स्टैचू बाहर भी है नेताजी का। और यहाँ पे एक और म्यूज़ियम है, याद है जलिया, जो कि शायद जलियांवाला बाग से रिलेटेड होगा। एक बार इसके भी अंदर चलते हैं। ये इसकी एंट्रेंस है, दोबारा टिकट दिखानी पड़ेगी। तो ये वाली गैलरी है, ये जलियांवाला बाग से रिलेटेड है। ये यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं जो भी मैसेकर हुआ था, मैसेकर के बारे में डिटेल्स है यहाँ पे। और यहाँ पर भी एक रेप्लिका है जलियांवाला बाग मेमोरियल का, जो कि ऐसे एक सेम जलियांवाला बाग में भी है। तो ये वाला म्यूज़ियम है, ये बेसिकली एक गैलरी है। यहाँ पर जो भी फ्रीडम स्ट्रगल था उससे रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं, और जो भी एट्रोसिटीज़ थी ब्रिटिश एरा में उनके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये यहाँ पे कुछ इंडिया इन द वर्ल्ड वॉर, और युद्ध में भारत का योगदान, इसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्री चल रही है। तो बस यहाँ पे बेसिकली यही है। इसमें पूरा वही फ्रीडम जो स्ट्रगल था वो डिपिक्ट किया हुआ है सारी गैलरीज में। और यहाँ पर एक और गैलरी है इंडिया पोस्ट की, फिलेटली गैलरी, जो कि जो फ्रीडम स्ट्रगल था, जो उनमें शहीद थे उनको समर्पित है। और ये रानी लक्ष्मीबाई का एक पोस्टल स्टैम्प की ग्राफिटी बना रखी है यहाँ पे। तो इसके भी अंदर चलते हैं एक बार। तो ये जो मेरे पीछे जो इंडिया पोस्ट की फ्लैगशिप गैलरी थी, ये बेसिकली इंडिया पोस्ट ने डेडिकेट की है, जो भी शहीद हुए थे फ्रीडम स्ट्रगल में उनको उनके लिए समर्पित की है। और अंदर जितने भी जो भी आज़ादी के बाद से जितने भी पोस्टल स्टैम्प्स थे, और काफ़ी सारे हिस्टोरिकल पोस्टल स्टैम्प्स, उनका डिपिक्शन अंदर किया गया है। और इस तरफ एक और म्यूज़ियम है, इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को डेडिकेटेड है, जो 1857 में हुई थी। एक बार इसके भी अंदर चलते हैं।
तो वही ये वाला म्यूज़ियम और गैलरी था। इसमें 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी और फ्रीडम स्ट्रगल था उसको डिपिक्ट किया गया, और काफ़ी सारी रिलेटेड चीज़ें हैं, और गैलरी में भी काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे। तो मुग़ल पीरियड में लाल किला सिर्फ एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ही नहीं था, बल्कि यहाँ पर रॉयल मीटिंग्स भी होती थी, यहीं से पॉलिटिकल डिसीजंस भी लिए जाते थे, और यहाँ पर सेलिब्रेशंस भी होती थी, और कुल मिलाकर यहीं पर ही पूरे हिंदुस्तान को रूल किया जाता था। और फिर धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर वीक होने लगा, कई बार यहाँ पर लूट मार हुई, इन्वेजन्स हुई, और 1739 में नादिर शाह जो पर्शिया के थे, उन्होंने यहाँ पर आके काफ़ी ख़जाना लूटा, और उसके बाद मुग़ल एम्पायर इकोनॉमिकली इतना रिकवर नहीं हो पाया था। फिर आता है बहादुर शाह ज़फ़र का टाइम पीरियड। बहादुर शाह ज़फ़र टेक्निकली लास्ट मुग़ल एम्परर थे, लेकिन वो भी सिर्फ एक सिंबॉलिक एम्परर ही थे। वो 1857 के रिवॉल्ट में इंडियन सोल्जर्स और रेवोल्यूशनरीज़ ने बहादुर शाह ज़फ़र को अपना सिंबॉलिक लीडर बनाया, और रेड फोर्ट एक बार फिर रेजिस्टेंस का एक मेन सेंटर बन गया था। लेकिन 1857 के रिवॉल्ट के फेल होने के बाद दिल्ली को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था, और बहादुर शाह ज़फ़र को कैप्चर कर लिया था, यानी अरेस्ट कर लिया था, और उनका जो ट्रायल था वो भी इसी रेड फोर्ट के अंदर हुआ था, और उनको रंगून यानी जो आज का म्यांमार है वहाँ पर एग्जाइल कर दिया गया था। और अंग्रेज़ों ने फोर्ट के कई सारे ओरिजिनल मुग़ल सेक्शंस जैसे रॉयल गार्डन्स और कई सारे जो रॉयल स्ट्रक्चर्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, और उनको जो उनके मिलिट्री बैरिक्स थे उनमें कन्वर्ट कर दिया था। तो ये जो ये वाली बिल्डिंग है ये भी ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग है, और इसको भी शॉप्स और सोवेनियर शॉप्स और स्नैक पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर आगे एक कैफ़े भी है जिसको शायद दिल्ली हाइट्स कैफ़े कहते हैं, और शायद यहीं ऊपर जाके है वो कैफ़े। तो ये है वो दिल्ली हाइट्स कैफ़े यहाँ पे। और ये रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स का बिल्कुल एंड का एरिया है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। और इस तरफ एक वॉच टावर है, और ये नीचे ऐसे कई सारे छोटे छोटे चेम्बर्स बने हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको रेड फोर्ट और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो म्यूज़ियम्स वगैरह हैं वो सब दिखाया है, और यहाँ की हिस्ट्री भी बताई है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।